हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा टारगेट है कि फ्री में निःशुल्क हर घर शिक्षा पहुंचाई जाए। आज का हमारा फ़ोन नंबर क्लास है सामान्य विज्ञान की। कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स। बिना कुछ टाइम को लेते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नहीं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अपररूपता, ऑटोट्रॉपी, आउटोट्रॉपी, अपररूपता। अपररूपता किसे कहते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है। अपररूपता का मतलब ऐसे है कि एक कोई है, उसके अनेकों रूप में है, उपस्थित है। एक मैन है और उसके कई अनेक रूप हैं, तो ये होती है अपररूपता। अपररूपता ये होती है। तो अपररूपता की परिभाषा देख लेते हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप अपररूप कहलाते हैं। एक कोई तत्व है, उसके भिन्न भिन्न रूप क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। तथा पदार्थ की यह घटना, जो पदार्थ है उसकी यह घटना क्या कहलाती है, अपर रूपता कहलाती है। क्या कहलाती है, अपर रूपता कहलाती है। जैसे कि अपर रूपता के उदाहरण दिए हैं कार्बन के, इनके थोड़े ज़्यादा हैं तो इनका आगे डिस्कशन करेंगे अपन। और जो ऑक्सीजन है उसके कौन कौन से अपर रूप है, O2 एंड O3। और इसके बाद जो फॉस्फोरस है उसके कितने हैं, दो अपर रूप, श्वेत एवं लाल फॉस्फोरस। इसके बाद सल्फर है, उसके कितने हैं, H2, H3, S4, S8। तो ये अपर रूप हो गए। अब यहाँ बात कर लेते हैं जो का फॉस्फोरस का रेड पी जो अपर रूप है, वो दिए सलाई निर्माण में, जैसे दिए सलाई मान लो कि माचिस है अपनी, जो माचिस की तीली होती है, जो माचिस की तीली होती है उसके सामने जो लगा रहता है जिससे आग जलती है, वो किसका बना होता है, रेड फॉस्फोरस का बना होता है। किसका बना होता है, रेड फॉस्फोरस का बना होता है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि दिए सलाई के निर्माण में कौन सा फॉस्फोरस का अपर रूप काम में लिया जाता है, तो आपका क्या राइट आंसर होगा, रेड फॉस्फोरस काम में लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं श्वेत फॉस्फोरस की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है कंपटीशन के। तो पीला फॉस्फोरस भी बोलते हैं, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता है, तो इसलिए हल्का, इसको हल्का पीला भी बोल सकते हैं अगर हम बोलना चाहें तो, हल्का पीला। तो इसमें क्या है कि पानी में रखा जाता है। जो ए है, जो श्वेत फॉस्फोरस है, वो पानी के अंदर रखा जाता है। जो अपने चूहे मारने की, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से लोग इस क्लास को ले रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि घरों में चूहे पनप जाते हैं। तो घर के अंदर उन चूहों को मारने के लिए अपन जो पाउडर का छिड़काव करते हैं, वो पाउडर क्या है, हल्का पीला कलर का होता है। आपने देखा होगा कई लोगों ने तो उस पाउडर को हाथ तक से लगाया होगा, तो वो क्या है, हल्का पीला रंग का होता है। तो वो जो क्या है, श्वेत फास्फोरस होता है। तो वो क्या है कि चूहे मारने के दवा के काम में क्या आता है, श्वेत फास्फोरस काम में आता है। क्या काम आता है, श्वेत फास्फोरस काम में आता है। इसके बाद ये है रोडेंटिसाइड। उस दवाई का नाम क्या होता है, चूहे मारने की जो दवाई है उसका नाम है रोडेंटिसाइड। उसका नाम क्या है, रोडेंटिसाइड। जो जिसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, बाईफेरिन ये यौगिक होता है एक, और जिंक फास्फाइड एक ये होता है। दो होते हैं, दो यौगिकों से मिलकर क्या बनी होती है, रोडेंटिसाइड, जो दवाई है चूहे मारने की। तो ये तो आपको याद हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्वेत फास्फोरस का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। जैसे कई बार आक्रमण वगैरह होते हैं, उनमें क्या है, श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। जैसे श्वेत आतिशबाजी में कौन कौन से कलर निकलते हैं, रेड कलर और हरा कलर। जो रेड कलर होता है वो स्ट्रॉन्सियम तत्व के कारण होता है, और जो हरा कलर होता है वो बेरियम तत्व के कारण होता है। तो ये पूछ लेंगे कि आतिशबाजी में जो रेड कलर किसके कारण होता है, तो स्ट्रॉन्सियम के कारण, और जो हरा कलर होता है ग्रीन, वो किसके कारण होता है, बेरियम के कारण, बेरियम एलिमेंट के कारण। इसके बाद कार्बन के अपर रूप की बात कर लेते हैं, वहाँ ऊपर छोड़ के आए थे हम। तो कार्बन के अपर रूप क्या है, कार्बन के अपर रूप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। कौन कौन से, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय का मतलब हुआ यहाँ व्यवस्थित, क्रिस्टलीय का मतलब हुआ व्यवस्थित, और अक्रिस्टलीय का मतलब हुआ अव्यवस्थित। अव्यवस्थित क्योंकि यहाँ क्या है, जो कण होंगे अपर रूप के, जो अपर रूप हैं वो यहाँ उनके कण व्यवस्थित तरीके से सेट होंगे। तो इसलिए ये इसमें उदाहरण कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन,
ग्रेफीन। इसके क्या है उदाहरण पूछ लेते हैं कि क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं और अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं, मिलान कीजिए। तो इसके उदाहरण तो ये हो गए। और इसके कोयला, चारकोल और काजल और कोक। इसमें इंपोर्टेंट की बात करेंगे क्योंकि कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं, तो कंपटीशन में ज़्यादा साइंस आती नहीं है, नॉर्मल सी सामान्य विज्ञान आती है। तो देखो यहाँ इनका अध्ययन करेंगे अपन और कोयला का अध्ययन करेंगे। इनका अगर आपको अध्ययन करना है तो इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो अपनी बनी हुई है, वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? ग्रेफाइट का अगर सीसा पेंसिल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाए आपका, सीसा पेंसिल किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? ग्रेफाइट। क्या रहेगा? ग्रेफाइट। इसके बाद बात करते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है, पहले बात मैं बता दूं कि ग्रेफाइट अपनी जो पेंसिल होती है, अपनी जो रूल होती है, पेंसिल होती है, उसके अंदर जो काला काला मनिया होता है, जो काला काला बीच में जो डली रहती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो उसमें क्या है कि अगर आपने कभी वो लाइट में लगाई हो, स्विच लगाया हो उसको लाइट से, तो करंट जरूर आता है। तो वो क्या है? विद्युत का सुचालक, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें करंट आ जाता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस ग्रेफाइट के अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें सीसा नहीं पाया जाता, इसमें सीसा तो नहीं पाया जाता है, ठीक है, ग्रेफाइट में सीसा नहीं पाया जाता। इसकी संरचना षटकोणीय होती है। इसकी संरचना जो होती है वो षटकोणीय इस प्रकार की होती है। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? षटकोणीय प्रकार की होती है। ऐसी कई संरचनाएं क्या है? मिली हुई होती हैं। वो क्या है? निर्माण करती हैं किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का ऐसी कई संरचनाएं मिली हुई होती हैं, ग्रेफाइट का निर्माण करती हैं। तो षटकोणीय हो गई ना, 6 कोण हो गए। इसके बाद बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 कोण हो गए। इसके बाद बात करते हैं उद्योगों में शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो उद्योग होते हैं, बहुत बड़े कारखाने होते हैं, शुष्क स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ग्रीस होता है, ग्रीस के मतलब चिकनाइट होती है, ऐसे ही इसका उपयोग किया जाता है। चिकनाइट, आपने जो पेंसिल देखी होगी उसका उदाहरण दिमाग में लेके चलो, कहीं नहीं भूलेंगे। तो जो पेंसिल होती है कितनी चिकनाइट होती है उसमें, तो इसी प्रकार इसका स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। इसके बाद घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन पूछा है कि घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट जो होगा, राइट वो होगा ट्राइकोलॉजी। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में। तो घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन हीरे की। हीरे में 100% कार्बन होता है, कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का 100% अपर रूप कौन सा है, मतलब कार्बन जिसमें 100% कार्बन पाया जाता है, वह अपर रूप कौन सा है कार्बन का, तो आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा? कि हीरा है। हीरा में क्या है? 100% कार्बन पाया जाता है। और इसकी जो संरचना होती है, ज्यामिति होती है, वो चतुष्फलकी होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। हीरे की ज्यामिति चतुष्फलकी होती है। चतुष्फलकी मैं बता दूं कि ऐसे होता है हीरे की ज्यामिति, ये आपकी ज्यामिति चतुष्फलकी होगी। तो हीरे की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकी। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। ये विद्युत का कुछ अलग होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात है, क्योंकि इसमें क्या है, कठोर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, तो ये क्या है, कुछ अलग होता है, इसमें करंट नहीं आता है। हीरे का भार कैरेट में मापा जाता है। कैरेट होता है ना, जैसे अपना सोना भी कैरेट में मापा जाता है। आपने कभी देखा होगा कि शुद्ध सोना होता है अपना 24 कैरेट होता है। तो ऐसे ही हीरे का भार किस में मापा जाता है? जैसे सुनार वगैरह होता है वो कैरेट में मापते हैं, तो ऐसे ही हीरे को किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। तो 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम और 0.2 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.2 ग्राम होता है। इसके बाद नीलम और माडक, ये बात कर लेते हैं। रूबी, सेफ्रिन, नीला, लाल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये क्या है कि हीरे के अंदर, ये हीरे के नाम है माडक और नीलम। माडक और नीलम हीरे के नाम है। इसका क्या है कि ये तो नीला है और ये लाल होता है, ठीक है। अब इसका सूत्र पूछा जाए नीलम का, तो नीलम क्या है? हीरे के जो नाम है, कई प्रकार के हीरे होते हैं, आपको पता है कि कई प्रकार के, जैसे आपके राम का नाम, जैसे श्याम, आपके घर में 3 4 भाई हैं तो अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे ही इनके अलग अलग नाम है, ये बने होते हैं। तो एक नीलम है, एक माडक है। तो नीलम का सूत्र होता है Al2O3। Al2O3 क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम, जैसे Al थे तो एल्यूमिनियम बन गया, और O3 से क्या बन गया? ऑक्साइड। तो क्या सूत्र हो गया? Al2O3। इसके बाद बात करते हैं अपन फुलरीन। इसके बाद बात किसकी करेंगे? फुलरीन। ए भी क्या है? क्रिस्टलीय अपर रूप है किसका? कार्बन का।
H2O अणु में 3 परमाणु, H2O अणु में कितने परमाणु? 3 परमाणु होते हैं। जो H2 होता है अपना जल वाटर, उसमें 3 परमाणु, जैसे H2 तो 2 तो H हो गए, जैसे H और 2, इसमें 2 तो H हो गए, 1 मिनट, 2 तो H हो गए, ठीक है। अब और 1 ऑक्सीजन हो गया, तो कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए। फुलरीन, एक अणु में, फुलरीन के एक अणु में कार्बन कितने होते हैं? 60 कार्बन पाए जाते हैं। फुलरीन के एक अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं? 60 कार्बन पाए जाते हैं। इसे बक्की वॉल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि बक्की वॉल किसे कहा जाता है, या पूछ ले फुलरीन का दूसरा नाम क्या है, तो इसे क्या है? बक्की वॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वॉल के लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी गुंबदनुमा आकृति होती है। इसमें क्या है? कार्बन के कितने कितने कार्बन पाए जाते हैं? 60 कार्बन पाए जाते हैं, तो इसे बक्की वॉल भी कहा जाता है। इसकी खोज जो की थी वो बकमिस्टर फुलरीन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए यह फुलरीन नाम दिया गया था। फुलरीन को फुलरीन नाम क्यों दिया गया था? वैज्ञानिक के आधार पर, जो साइंटिस्ट थे उनके आधार पर फुलरीन को फुलरीन नाम दिया गया था। जो बक्की वॉल है, बकमिस्टर फुलरीन, बकमिस्टर फुलेरीन। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी संरचना फुटबॉल की तरह, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, फुटबॉल की तरह, बास्केटबॉल की तरह होती है। इसके बाद ग्रेफीन की बात कर लेते हैं। ग्रेफीन, ये एक्रिस्टलीय अपर रूप आ गया शायद, 1 मिनट, ग्रेफीन नहीं, क्रिस्टलीय अपर रूप है ग्रेफीन। इसकी खोज किसने की थी? नोवोसेलोव और आद्रेजीस, नोवोसेलोव और आद्रेजीस नामक वैज्ञानिक ने की थी। और 2010 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कि इन वैज्ञानिकों को मिल चुका है। 2010 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है, किन किन वैज्ञानिकों को मिल गया है? नोवोसेलोव और आद्रेजीस। ये तो क्या है कि साइंटिस्ट के नाम है, ये तो रटने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर होती तो मैं आपको ज़रूर बताता, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और वीडियो को देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब, अगर अच्छी भी लग रही है थोड़ी बहुत, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना ना भूलें। आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा मैं। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, इसको अब कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादातर पूछा जाता है, यही होता है। तो एक परमाणु मोटी कार्बन की परत होती है, एक परमाणु मोटी कार्बन की परत होती है। अगर पूछ ले मोटी कार्बन की परत एक परमाणु होती है, एक परमाणु के बराबर मोटी कार्बन की परत होती है। विद्युत तथा ऊष्मा का चालक, विद्युत तथा ऊष्मा का चालक तांबे तथा चांदी से अधिक, विद्युत तथा ऊष्मा का चालक तांबे तथा चांदी से अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद तांबे तथा चांदी से अधिक होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन कोयला की। इसके बाद बात करते हैं कोयला, ये क्या है? अक्रिस्टलीय रूप है कोयला। कोयला क्या है? अक्रिस्टलीय रूप है, कार्बन का अपर रूप है। तो देखें, पहले तो ये बात करते हैं, इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है। पहले बीए, पहले क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर सामान्य विज्ञान बीए वाले ज़्यादातर देखते हैं, तो पहले बीए की है आपने। तो इसमें जो प्रतिशतता होती है, कोयले के अंदर प्रतिशतता होती है, यानी कौन कौन तत्व पाए जाते हैं, वो बात बता रहे हैं। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। अब पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट ये हैं। तो पहले, क्योंकि ये क्या है, साइंस के वर्ड हैं, ट्रिक के बिना तो याद होंगे नहीं, तो ट्रिक बताइए। पहले बी ए, तो पी का मतलब हो गया पीट, एल का मतलब लिग्नाइट, इसके बाद बी का मतलब बिटुमिनस, इसके बाद ए का मतलब एंथ्रेसाइट। ये तो आपकी समझ में आ गए। इसके बाद बात करते हैं P4 50, तो कितने 50% से 7% क्या होगा? कोयला। इसके अंदर क्या है? कोयला। इसके बाद बात करते हैं लिग्नाइट, लिग्नाइट ये क्या है? कोयले के नाम दिए गए हैं। तो कोयले में सबसे ज़्यादा कोयला किस में पाया जाता है? ये कोयले के नाम है, तत्व के नाम नहीं है, कोयले के नाम है। तो कोयले के उदाहरण दिए हुए हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा कोयला जो पाया जाता है वो पाया जाता है एंथ्रेसाइट के अंदर। कितना? 94% टू 80% जो उच्च है। और ये तो परसेंट तो आप थोड़ा नॉर्मल याद रख लेना, लेकिन निम्न और उच्च याद रख लेना कि उच्च कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट है, और जो निम्न कोयला है पीट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में लिग्नाइट, लिग्नाइट मैक्सिमम भूरा रंग होता है। राजस्थान में जो मैक्सिमम पाए जाते हैं लिग्नाइट पाया जाता है, उसका रंग कितना कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। भारत और विश्व में बिटुमिनस मैक्सिमम पाई जाती है, भारत और विश्व में। विश्व की बात करते हैं, यहाँ राजस्थान की तो लिग्नाइट होगी, और भारत और विश्व में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला है, और सर्वाधिक प्रयोग में और लिया जाता है। और ये क्या है? बिटुमिनस होता है, वो मुलायम होता है, मेरा बिट्टू मोला। जैसे आप इसको, मैंने ट्रिक बनाई है कि बिटुमिनस, बिट्टूमिनस, तो मेरा बिट्टू मोला।
जैसे आप समझते हैं मियाँ मिट्टू बनना, तो कितना बोला सा है, मोला सा है, गोला मोला है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये आपकी सुविधा के लिए मेरा बिट्टू मुलायम, मेरा बिट्टू मुलायम, तो ये आपके लिए ट्रिक बनाइए। और इसके बाद बात करते हैं इनकी, जो कोयले की बात करते हैं, पीट, लिग्नाइट और बिटोमिनस, ये कोयले हैं। तो इनमें कार्बन की मात्रा ऊपर से नीचे जाने पर घट रही है, कार्बन की मात्रा ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, घट रही है। नहीं नहीं, कार्बन की मात्रा ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है, और जो दहन की मात्रा है वो भी बढ़ रही है, दहन की मात्रा भी बढ़ेगी। अगर कार्बन होगा तो आसानी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, जलेगा, जलेगा, अच्छी सी बात है। जैसे आप पन्नी को जलाते हैं, जैसे काली पन्नी, टायर ट्यूब को जलाते हैं, उसके अंदर कार्बन होता है, तो कार्बन होता है तभी तो काला धुआं निकलता है, तभी तो वो जलता है, दहन क्षमता जल्दी होगी ना। जैसे सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी के अंदर अगर कार्बन ज़्यादा होगा तो वो अच्छे से जलेगी, कार्बन आग पकड़ता है तो दहन क्षमता ज़्यादा होगी। अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा तो दहन क्षमता भी ज़्यादा। तो आपको समझ में आ गए होंगे, आई ऑफ। इसके बाद बात करते हैं स्थायी कठोर, ये कोई यही टॉप, ये अपर रूपता के अंदर यही इंपॉर्टेंट थे आपके जो अपर रूप थे। इसके बाद बात करते हैं कि स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पानी को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, पानी को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है। अगर अस्थायी कठोरता है तो पानी को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया, Na2CO3। अगर ये आपको, अगर साइंस नो पूरी सीखनी हो तो और बाकी वीडियो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की सारी 1 से 12 तक बना रखी हैं, आप वहाँ देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। और अगर आप जीके की तैयारी, मतलब सामान्य विज्ञान की तैयारी कर रहे हो, जैसे छोटी कंपटीशन की उसमें सामान्य विज्ञान आती हो, तो ये आपके लिए मेन टॉपिक मैंने समय की बचत के लिए मैंने नोट्स बना के आपके लिए तैयार किए हैं। अगर नोट्स की ज़रूरत हो तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइड में नंबर दिया हुआ है। इसके बाद गोबर गैस, अब ये क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, ये आपको याद करने पड़ेंगे। गोबर गैस के मुख्य घटक, अब गोबर गैस का मुख्य घटक पूछ लिया आपको तो क्या होगा, CH4, क्या होगा, CH4। मैं इन सब का आंसर क्या होगा, मेथेन, CH4 होगा। बायोगैस कौन सी है, मेथेन, CH4। CNG LPG प्राकृतिक गैस कौन सी है, CH4। मास गैस दलहन से निकलने वाली गैस कौन सी है, CH4। दलदल भूमि, कोयले की खानों, घास मैदान, धान के खेतों में, पेट्रोलियम, कुओं, समुद्री तलहटी, सेप्टिक टैंक, कूड़ा कचरा से निकलने वाली गैस कौन सी है, मेथेन, कौन सी है, मेथेन। इन सब का आंसर क्या हो गया, मेथेन। तो ये क्या है, मैंने एक साथ रख दिया है आपको आसानी हो समझने के लिए। साइंस का क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जा सकता है अगर आपने सीरियल वाइज लेक्चर देखे हैं। आप पिछली लेक्चर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। इम एक मिनट, इन पांचों से निकलने वाली गैसों का मुख्य कारण पादप तथा जंतुओं का अपघटन है। क्या क्या है, इन पांचों से निकलने वाली गैसों का मुख्य कारण क्या है, पादप और जंतु, जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो हैं इनके मुख्य घटक। अब बात करते हैं गोबर गैस की। किसकी, गोबर गैस। आप सभी के लगभग ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे, उन्होंने उनको पता होगा कि गोबर गैस क्या होती है। तो गोबर गैस में क्या होता है कि मेथेन होती है, CH4 जो अभी बताया था वो होती है गोबर गैस के अंतर्गत। और उसकी मात्रा कितनी होती है, 60 से 65%। कितनी होती है गोबर गैस के अंदर, ये मात्रा पूछ ली जाती है कि मेथेन होता है गोबर गैस के अंदर कौन कौन, तो CO2 कितनी परसेंट होती है, 30%, और H2 10%। और अन्य, इसके अलावा अन्य गैसें कौन कौन सी होती हैं गोबर गैस के अंदर, NH3। मेथेन का सूत्र क्या हो गया, NH4। मेथेन का सूत्र यहाँ हुआ NH4, एक NH4 हो गया। और यहाँ H2S और O2, ये गैसें होती हैं। अब इसकी बात कर ले कि NH3 जो गैस होती है, जैसे शौचालय के पास तीव्र गंध, जैसे आप कभी भी टॉयलेट के अंदर जाते हो तो एक बुरी सी स्मेल सी आती है, बहुत अजीब सी, तो वो किसके कारण आती है, क्योंकि NH3 के कारण आती है, NH3 के कारण आती है। और विषैली गैस कौन सी है, NH3 है। मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, यानी मछलियाँ जो मूत्र का स्राव करती है, उत्सर्जी पदार्थ जिसे कहते हैं, जैसे अपन मल मूत्र का त्याग करते हैं, ऐसे ही इनका, मछलियों का जो त्याग है वो NH3 त्याग करती हैं। तो तीव्र गंध वाली गैस कौन सी हो गई, NH3 शौचालय में। और सड़े अंडे जैसी गंध, ये H2S गैस होती है, H2S। तो सड़े अंडे जैसी गंध आती है H2S गैस की। आपके कई लोग अंडा खाते होंगे तो उनको पता होगा कि अंडा सड़ जाता है तो कैसी अजीब अजीब सी
गंध आती है तो उस वो किसके कारण आती है? H2S गैस के कारण। किसके कारण? H2S गैस के कारण। आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले मेरे दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि घर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा मैं पहुंचाऊंगा बिल्कुल फ्री। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी की बात कर लेते हैं। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है पूरा नाम? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का पूरा नाम है। एलपीजी और सीएनजी के दो दो नाम है, एक एक नाम है, पूरा नाम मतलब। अब इसका जो एलपीजी है उसके दोनों में वो पूछ लेते हैं कि अंतर बताइए। तो भंडारण तथा परिवहन का कारण द्रवित किया जाता है, भंडारण तथा परिवहन के कारण द्रवित किया जाता है। और इसकी मुख्य गैस कौन सी है? मेथेन और एथेन। जो सीएनजी होती है उसके अंदर मेथेन एथेन होती है। इसके बाद मुख्य गैस ब्यूटेन। इसके बाद इसमें मुख्य गैस कौन सी है? ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, एथेन। कौन कौन सी है? ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, एथेन। किसके अंदर? एलपीजी के अंदर। और सीएनजी के अंदर आपको पता ही चल गया, मेथेन और एथेन। इसके बाद वर्तमान में सर्वोच्च प्रकार का ईंधन। वर्तमान में सर्वोच्च प्रकार का ईंधन कौन सा है? आप सभी को पता है, आप घर में मतलब सर्वोच्च प्रकार का ईंधन कौन सा है? सीएनजी। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोपेन सिगरेट लाइटर में। जो प्रोपेन गैस होती है, जैसे आप सभी मतलब कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, चाय की तड़ियाँ होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर सिगरेट पीते हैं और चाय पीते हैं। लेकिन जो सिगरेट से लाइटर से जलाते हैं ज़्यादा, अधिकतर चाय की तड़ियों पे लाइटर ही पड़ा हो रहता है, तो वो लाइटर के अंदर ऐसी कौन सी गैस है? वहाँ लॉजिक लगता है कि यार ये लाइटर कैसे जलता है, क्योंकि वो उसके अंदर कौन सी गैस होती है? प्रोपेन होती है। प्रोपेन होने के कारण क्या है कि लाइटर से आग लगती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आप जो लाइटर है उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो कौन सी? प्रोपेन। इसके बाद बात करते हैं वाहनों में ईंधन के रूप में। वाहन जो होते हैं उनमें ईंधन के रूप में कौन सी गैस को काम में लेते हैं? सीएनजी को। सीएनजी जो जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो वो सबसे ज़्यादा काम में आ रहा है ना पेट्रोल डीजल। तो इनको क्या है, अपन उदाहरण लेके ध्यान में चल के चलेंगे, ध्यान में अपन उदाहरण लेके याद करेंगे तो अपने को ईजी हो जाएगा। इसके बाद एलपीजी में गंध के लिए रिसाव की पहचान के लिए 1% थायो एथेन एथिल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है। यानी आपकी जो गैस होती है, जैसे घर में सिलेंडर कभी कभार लीकेज होते हैं, आपके जो सिलेंडर हैं कभी कभार लीकेज हो जाते हैं, तो आपको उसकी लीकेज की क्या है वो मतलब खुशबू आने लगती है कि गैस की जो कहीं से लीक हो रही है, गैस का सिलेंडर कहीं से लीक हो रहा है हमारा। तो आपको वो किसका कारण है? उसका कारण ये है, उसका कारण क्या है कि उसके अंदर ये मिलाया जाता है थायोएथेन। थायोएथेन में भी कौन सा? एथिल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है 1%। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सीएनजी। सीएनजी ब्लू डायमंड, अमेरिका के अंदर ब्लू डायमंड के नाम से जाना जाता है, और इन चाइना ग्रीन वोडेड वाइट डायमंड। ठीक है, चाइना के अंदर ये नाम दिए गए हैं क्योंकि वहाँ आवश्यकता ज़्यादा है इनकी। इसके बाद ये आपको बता दिया कि खाना पकाने के काम एलपीजी, और मेथेन, हाइड्रोजन, आइथेन उपयोग करते समय गैस के रूप में, परिवहन के समय द्रव्य रूप में लिक्विड नेचुरल गैस है। यानी परिवहन, जो हमारे परिवहन के साधन होते हैं, जैसे बाइक हुई, मोटरसाइकिल हुई, स्कूटर हुआ, तो उनमें क्या है? द्रव के रूप में होती है। जैसे अपना लिक्विड पानी हुआ गया, वो द्रव के रूप में है, और उपयोग करते हैं तो गैस के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि वो गैस जैसे अपन गाड़ी में डालेंगे तो गैस के रूप में उपयोग में होती है वो। समझ में आया? इसके बाद बात करते हैं घरेलू गैस के मुख्य घटक। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घरेलू गैस के मुख्य घटक कौन से हैं, तो मुख्य घटक कौन से हैं? मेथेन। कौन सा है मुख्य घटक? मेथेन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन। इसके बाद बात करते हैं विषैली गैस है। इसके बाद बात करते हैं विषैली गैस है। ये आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है। विषैली गैसें कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? फॉजिन, मस्टर्ड गैस, और लेविसाइड और एमआईसी। लेविसाइड और एमआईसी बेहोश करती है। फॉजिन जो गैस है वो बेहोश कर देती है। क्लोरोफॉर्म, फॉजिन का दूसरा नाम क्लोरोफॉर्म, हवा और प्रकाश में क्रिया करती है। अगर इसे हवा में छोड़ दिया जाए तो ये क्रिया कर लेगी। जो फॉजिन है, जो हवा और प्रकाश में क्रिया करके क्या बना लेती है? क्लोरोफॉर्म बना लेती है फॉजिन गैस, और वो बेहोश करती है। रंगीन बोतलों में रखा जाता है। जो फॉजिन गैस है उसे लेबोरेटरी के अंदर रंगीन रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इसे कभी वैसी बोतलों में नहीं, इसे रंगीन बोतलों में ही रखा जाता है फॉजिन गैस को। इसके बाद मस्टर्ड गैस की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था अपना, उसके अंदर कौन सी गैस अपना काम में ली गई थी? मस्टर्ड गैस।
इसके बाद लेविसाइड, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर लेविसाइड गैस काम में ली गई थी। एमआईसी का पूरा नाम मेथिल आइसोसाइनेट एमआईसी का पूरा नाम हो गया। और 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस कांड हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को। क्योंकि आप तो जीके के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी इनके बारे में। तो देखिए ये त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस कांड हुआ था, इनमें क्या है एमआईसी यूज किया गया था। एमआईसी जो गैस है एमआईसी वो यूज की गई थी। और इसके बाद फर्स्ट विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध, मस्टर्ड, लिविसाइट, ठीक है, ये तो याद हो जाएंगे आपको। एम से मस्टर्ड, एल से, क्योंकि आपको ऐसे नहीं पता जाए फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का एम और सेकंड का एल, ऐसे याद कर लो। बस याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने। इसके बाद फॉस्फीन की बात कर लेते हैं। फॉस्फीन युद्ध के समय सिग्नल देने के लिए काम में ली जाती है। जो फॉस्फीन गैस है वो युद्ध के समय, ऐसे युद्ध होता है जैसे कई राजा महाराजा हैं, महाराजा ज़माने में तो शायद क्या ही पता मेरे को, लेकिन अब जो प्राकृतिक अभी प्रशासन अनुमति देता है तो कौन सी गैस के द्वारा देता है, युद्ध के समय ऐसे युद्ध का सिग्नल देता है। जैसे बॉर्डर पे कई सारे अपने कैंडिडेट हैं, सेना आर्मी के जवान हैं, वो सिग्नल फॉस्फीन गैस के कारण देते हैं। और समुद्र में अपनी स्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, फॉस्फीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अश्रु गैस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आंसू एक क्लोरोएसिटोफिनॉन अश्रु गैस हो गई। इसमें एक्रोलीन भी होता है और क्लोरीन गैस के कारण आंसू आते हैं। इसके अंदर क्या है कि क्लोरीन गैस होती है, इसके कारण आंसू आते हैं, इसलिए इसे आंसू गैस बोला जाता है। इसके बाद असाने वाली गैस भी आती है। तो असाने वाली गैस का राइट आंसर हो गया यहाँ, असाने वाली गैस होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। हॉस्पिटल में बेहोश करने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो हॉस्पिटल में कई बार उपचार होता है तो उपचार में बेहोश किया जाता है, ऑपरेशन वगैरह में, तो बेहोश करने के लिए अपन क्या है, वो डॉक्टर होते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड को काम में लेते हैं। कौन सी गैस को काम में लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। संज्ञाहारी एंटी एस्टेटिक बेहोशी के काम में आती है। बेहोशी के काम में गैस भी कहा जाता है, इसे संज्ञाहारी गैस भी कहा जाता है। और इंग्लिश में एनेस्थेटिक कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, बेहोशी के लिए। इसके बाद बात करते हैं एनेस्थेटिक, हेलोफेन ईथर, सोडियम पेंटोथेल, नार्को टेस्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। पेयजल का शुद्धिकरण, घरेलू जल का, पेयजल जो होता है आपके घर में जो जल होता है, पीने योग्य जल, पेयजल का मतलब आप समझते होंगे पीने योग्य जल। घरेलू जल का जो क्लोरीकरण करवाएंगे तो उसका शुद्धिकरण होगा। तो कौन सा क्लोरीकरण में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाएगा, अवकारक, ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण, उसका सूत्र होता है CaOCl2। ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। यानी अब क्या है कि क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं तो क्लोरीन आएगी, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखो क्लोरीन के साथ जो अपना जल होता है उसकी क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, ब्लीचिंग पाउडर की उपस्थिति में, तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरस अम्ल HOCl बना। क्या बना था, हाइड्रोक्लोरस अम्ल HOCl बना। इसके बाद अन्य विधि, पेयजल शुद्धिकरण में अपने पीने योग्य उसका शुद्धिकरण करवा रहे हैं अपन, उसमें जो अवांछित पदार्थ हैं उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है कि उसका शुद्धिकरण किया जाता है, वो विधि है यहाँ पर। ओजोनीकरण की बात करते हैं, परावैंगनी किरणों के द्वारा क्या है, इनका शुद्धिकरण होता है। इसके बाद बात करते हैं एस्क, इसकी अपन नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा 5 नंबर उसमें बात करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सबको बताओ कि यहाँ पर अपने को निःशुल्क और एक अच्छा